नमस्ते एंड वेलकम टू देव होम फ्यूचर पॉइंट। तो जैसे ही हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू देखेंगे और अपना एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो जो सार्वजनिक पद का अधिकार है वो एक नागरिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्न में से कौन करता है? तो जो विदेश भेजे जाने वाले जो संसदीय प्रतिनिधिमंडल होते हैं, उन जो व्यक्तियों का नामांकन करता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो हमें ऑप्शन दिए हैं और देखना है कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार किसे है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो जो हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज में जो धर्म चक्र का रंग है, वो हो जाएगा गहरा नीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गहरा नीला है। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो जो भारत में कुल क्षेत्रीय परिषद हैं, वो है 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो कौन सा ऐसा राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था जिसके टाइम पे क्या हुआ था, दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा वीवी गिरी। वीवी गिरी के टाइम पे क्या हो गया था, दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ होती है। ठीक है, तो ये सूचियाँ हमारे किस आर्टिकल में, वो बताइए। आगे देखते हैं। तो जो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, वो हो जाएगा हमारा लोक स्वास्थ्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों का तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो जो जो कमीशन बना था, ये बना था हमारे सैनिकों को एकजुट करने के लिए। ठीक है, पुनः सैनिकों का संगठन बनाने के लिए। तो जो पील कमीशन की सिफारिश के बाद जो भारतीय सैनिकों तथा जो यूरोपीय सैनिकों की जो संख्या का अनुपात था, वो था 2:1। ठीक है, यानी भारतीय सैनिक अधिक थे और यूरोपीय सैनिक कम थे। आगे देखते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो जो कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, ये कहा था विपिन चंद्र पॉल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। विपिन चंद्र पॉल ने कहा था कि कांग्रेस जो है याचना करने वाली संस्था है। सुलेखन क्या होता है? तो जो सुलेखन होता है, उसका मतलब होता है कि सुंदर हस्तलेखन। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता लेकिन प्राचीन जो भारतीय इतिहास है, उसके सारे वीडियो मैं अपने चैनल जो प्राचीन भारतीय इतिहास करके प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, ऑलरेडी। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारे वीडियो। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो हुए हमें कालीबंगा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो जो कठोपनिषद है, वो हो जाएगा हमारा यजुर्वेद का उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो ऐसा कौन सा प्रसिद्ध शासक था जिसने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? वो था पद्म नंद। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महापद्म नंद ने क्या किया था, कलिंग को मगध में मिलाया था। किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजय का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा नासिक अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है। जिले ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो जिल ए इलाही की जो उपाधि धारण करी थी, वो की थी बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो जो राजा महेंद्र प्रताप ने जो काबुल में अंतरिम सरकार की जो स्थापना की थी, वो की थी जर्मनी देश की सहायता से। ठीक है, यानी जर्मनी देश के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी। कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जो कंचनजंगा जो पर्वत हिमालय के जो श्रेणी के अंदर आता है, वो आता है बृहद श्रेणी के अंदर। ठीक है, बृहद हिमालय के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो जो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य हमारा चैनल अवस्थित है, वो है 8 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर ए। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जो बिहार जो जलप्रपात स्थित है, वो है टॉन्स नदी पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, टॉन्स नदी पे। लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल का लाल रंग किसकी अवस्थित यानी उपस्थिति के कारण होती है? तो जो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये कई बार आ चुका है और इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, लोहा इसके कारण लोहा ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लोहा ऑक्साइड। अगला देखते हैं। कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो जो कुल्सी और धनसिरी जो सहायक नदियां हैं, वो है हमारी ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में स्थित है? तो जो कौन सी ऐसी झील है जिसकी अवस्थिति केवल एक देश में है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिशिगन झील, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो जो फॉकलैंड जलधारा का संबंध है वो अटलांटिक महासागर से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फॉकलैंड जलधारा का संबंध अटलांटिक महासागर से है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो जो भारत में द्वितीय हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1983 से लेकर 1984 में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो जो उत्तराखंड में अवस्थित दर्रा नहीं है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाथुला दर्रा, ठीक है। माणा, लिपुलेख और नीति दर्रे ये उत्तराखंड में अवस्थित हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है वो है ताड़ वृक्ष के सामने एक भाग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नकद अनारक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की जो सक्रियाओं में विचरण के साधन हैं, विचरण किसके साधन है? तो जो नकद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की जो सक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो जाएगा मौद्रिक नीति के साधन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो जो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2000 में, सन 2000 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो जो वाई के अलग समिति का जो संबंध है वो है गरीबी से, ऑप्शन नंबर सी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड पे पूछा जा रहा है कि किस प्रधानमंत्री यानी कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल चल रहा था उस टाइम पे? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे, ठीक है, 1969। प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध किस संबंध है? तो जो प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर बी, वी.एस. मिन्हास से, ठीक है, वी.एस. मिन्हास से संबंधित है प्लानिंग एंड दी पुअर। विश्व विरासत संधि भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो जो विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो जो हस्ताक्षर किए थे भारत ने वो किए थे 1976 1976 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? तो किसका संबंध ग्रीन हाउस जो गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। भारत में गुणवत्ता की दृष्टिकोण से एग मार्क, जो एग मार्क लगे होते हैं ना गुणवत्ता बताने के लिए उनकी, तो ये एक्ट कब पारित किया गया था? तो जो भारत में गुणवत्ता की दृष्टिकोण से जो एग मार्क एक्ट जो पारित किया गया था या लागू किया गया था वो किया गया था 1937 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, 1937 में, ठीक है। अगला देखते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो जो दो निकाय होते हैं उसमें ऊष्मा के जो प्रवाह की जो दिशा निर्भर करती है वो करती है ऑप्शन नंबर ए, उनके अपने तापमान पर। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो जो ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरण या परिवर्तन किया जाता है वो किया जाता है हमारा माइक्रोफोन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो कौन आभासी बल का उदाहरण है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अपकेंद्री बल, ठीक है, अपकेंद्री बल क्या है? आभासी बल का उदाहरण है। विद्युत चालकता की यूनिट है, तो जो विद्युत चालकता की यूनिट हो जाएगी वो जाएगी मोह, MHO, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जल जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जब हम शुद्ध जल में डिटर्जेंट यानी जो नॉर्मल जो डिटर्जेंट साबुन सर पे या साबुन डालते हैं तो तब हमारा जो पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव उस कंडीशन में घट जाएगा, ठीक है, यानी घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम बताना है, सॉरी अवरोही क्रम बताना है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की परसेंटेज वाइज हिसाब से, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका। तो सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे हो गई आर्गन और चौथे पे कार्बन डाइऑक्साइड। और जो नाइट्रोजन पाई जाती है 78% पाई जाती है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो जो जल गैस है वो किसका मिश्रण है वो बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा जल गैस मिश्रण है CO और H2 का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो जो रेयॉन का जो निर्माण किया जाता है वो किया जाता है सेलुलोज से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है, सेलुलोज से रेयॉन का निर्माण किया जाता है। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो जो रेडियो सक्रियता जो इसका प्रमुख गुण है तो ये हो जाएगा नाभिक का, ऑप्शन नंबर ए। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो जो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में
जो विधि प्रयोग में लाई जाती है वो लाई जाती है अपचयन की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका जो संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का जो संश्लेषण किया जाता है यकृत द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। भ्रूण की अपरापोशिका किसमें सहायक होती है? तो जो भ्रूण की अपरापोशिका जो सहायक होती है वो होती है उत्सर्जन में। ऑप्शन नंबर सी। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो ये तो शायद सबको ही पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ओ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, यानी सार्वत्रिक जो रक्तदाता होता है वो ओ वर्ग रुधिर वर्ग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। गुणसूत्रों में होते हैं, तो गुणसूत्रों में क्या होते हैं ये बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीएनए तथा प्रोटीन। गुणसूत्रों में डीएनए तथा प्रोटीन होते हैं, ठीक है। यकृत में एलानाइन यानी अन्य अमीनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरुवेट में परिवर्तित हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए जो अमीनो अम्ल पायरुवेट में जो परिवर्तन हो जाते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लूको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ठीक है। ग्लूकोनीमोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी। तो हमने टोटल 50 एमसीक्यू अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो देख लेते हैं टॉपिक, ठीक है। किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था? तो जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को जो लागू किया था वो किया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे जो लॉर्ड कैनिंग थे और पहले क्या थे, वायसराय थे, ठीक है। पहले भारत के वायसराय। अगला देखते हैं, इसने भारत शासन अधिनियम 1558 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया। तो मुगल सम्राट के पद को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया था? तो 1558 के अधिनियम से। और किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था, ठीक है। इसके शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था, ये सही है। और इसी के समय भारतीय दंड संहिता यानी 1858 को बनाया गया और इसे 1859 में लागू किया। यानी भारतीय जो दंड संहिता बनी थी 1858 में बनाया गया था इसको, और 1859 में लागू किया गया था। इसी के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, ठीक है। महालेखा परीक्षा पद का सृजन किसके टाइम पीरियड पे किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। इसका शासनकाल 1856 से लेकर 1862, यानी 1856 से लेकर 1862 के जो टाइम पीरियड के अंदर जो भी कार्य हुए थे उसका अगर वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध वहाली आंदोलन का दमन किया था। तो जो वहाली आंदोलन का दमन किया था वो लॉर्ड एल्जिन द्वारा किया गया था। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, तो किसके काल में हुई थी? ठीक है। तो जो पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, ठीक है। और बताइए कि पहली जो वैज्ञानिक जनगणना हुई थी वो किसके काल में हुई थी? 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी। तो 1872 में पहले इसने क्या किया था? जनगणना कराई और कृषि विभाग बना दिया, ठीक है। 1872 में लॉर्ड मेयो ने। किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की जो नियुक्ति की थी? तो जो अकाल आयोग की जो नियुक्ति की थी लॉर्ड लिटन के टाइम पे किए थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी 1778 में लागू किया है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? इंपॉर्टेंट है ये भी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन पाइनर पत्रिका ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद यानी केसर हिंद की जो उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है, 1 जनवरी 1877 में। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की जो अधिकतम आयु को घटा गया, यानी अधिकतम आयु जो थी प्रवेश की 21 से घटा के 19 कर दी थी, ठीक है। जो सिविल सेवा में जो परीक्षा देने वाले जो प्रवेशकों की जो आयु थी 21 से घटा के 19 साल यानी 2 साल कम कर दी। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो रिपन कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक, ठीक है। और जो मैंने आपको अभी सवाल पूछा था इसी के काल में हुई, ठीक है, वैज्ञानिक जनगणना। इसने वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था उसको निरस्त किसने किया था? तो रिपन ने किया था, ठीक है। इसके शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। तो पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत पूछे या वैज्ञानिक जनगणना की शुरुआत पूछे, इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा रिपन के टाइम पीरियड पे, ठीक है, 1881। और 1872 में क्या हुई थी? पहली जनगणना हुई थी। और 1881 में पहली नियमित और वैज्ञानिक जनगणना कहते हैं इसे, जो रिपन के टाइम पीरियड में हुई थी। इसने पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेशक की जो आयु 19 से बढ़ा करके 19 से 21 कर दी थी। यानी जो पहले 21 से 19 हुई थी अब 19 से और 21 कर दी थी इसने, ठीक है। अगला देखते हैं, इसके शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया गया था। तो प्रथम जो कारखाना अधिनियम पारित किया गया था इसके शासनकाल में किया गया था, ठीक है। रिपन के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। अगला देखते हैं, 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक कहकर संबोधित किया। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे उन्होंने रिपन को क्या कहा था? भारत के उद्धारक कहा था, ठीक है। दूसरा कारखाना अधिनियम जो लागू किया गया था वो क्या था? लॉर्ड लैंसडाउन ने। और इनके नाम पे उत्तराखंड में एक जगह भी है, ठीक है, लैंसडाउन, पौड़ी में। तो दूसरा कारखाना अधिनियम जो लागू किया था वो 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन ने किया था।
बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। तो जो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 में हुआ था, ठीक है। 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। कर्जन के टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। इसने 1904 में भारतीय स्मारक अधिनियम को पारित किया और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया था 1909 का, ठीक है। तो मार्ले मिंटो एक्ट कब पारित किया गया था? 1909 में। और इसमें जो मुख्य विषय क्या था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू हुई, ठीक है। इससे और मार्ले मिंटो द्वितीय के यानी मिंटो द्वितीय के टाइम पे ये व्यवस्था हुई क्या? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था। मार्ले मिंटो द्वितीय के समय ही कांग्रेस ने सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, यानी सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो मार्ले मिंटो सेकंड के टाइम पे हुआ था, ठीक है। मार्ले मिंटो द्वितीय के टाइम पे। और जो ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक जो मैंने आधुनिक भारतीय इतिहास जो आधुनिक इतिहास के लिए डाल रखी है ना वीडियो 1905 से लेकर 1950 तक, उसमें बता चुका हूँ, ठीक है, कैसे विभाजन हुआ था और कौन कौन से अधिवेशन इंपॉर्टेंट है करके। अगला देखते हैं। 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो बंगाल विभाजन को किसके टाइम पे रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो कोलकाता से दिल्ली राजधानी जो लाने की घोषणा हुई थी ना, और कब लाई गई थी इंपॉर्टेंट है। तो जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 1911 में, और दिल्ली जो राजधानी लाई गई थी कोलकाता से वो लाई थी 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्ति किया गया, ठीक है। यानी लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय थे उन्हें 1916 में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था उसका कुलाधिपति नियुक्ति किया गया था। तो गाइस ऑलरेडी मैं इससे पहले की जो आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ा चुका हूँ आपको, तो उम्मीद रहेगी आपको आपने वो वीडियो देखा होगा। तो एक बार मैं फिर से आपको हल्का बता देता हूँ। 1905 में हुआ था क्या? बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। कर्जन के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के खिलाफ क्या होता है? स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं और स्वदेशी आंदोलन होता है। ये होता है कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन की तारीख तय होती है और रक्षाबंधन मनाया जाता है हम लोगों के द्वारा इसमें। और उसके बाद होता है 1907 में सूरत अधिवेशन की, अभी जो बात करी थी मैंने, उसमें होता है कांग्रेस के जो दल होते हैं, नरम दल और गरम दल, ठीक है। गरम दल जो होता है वो उग्र विचारों का होता है और नरम दल होता है, नरम दल कह सकते हैं प्रेमपंथी टाइप का, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे, जो 1907 में अधिवेशन हुआ था सूरत अधिवेशन, इसके सदस्य थे राज बिहारी घोष, ठीक है। और सूरत अधिवेशन हुआ था तो इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस अपने दो भागों में बट गई थी, एक भाग नरम दल में बट गया और एक भाग गरम दल में, ठीक है। और 1909 में जो मार्ले मिंटो की बात करी हमें, उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई थी 1909 के मार्ले मिंटो के टाइम पे। और ये मार्ले मिंटो द्वितीय के टाइम की पीरियड की बात है। और 9 जो जनवरी 1915 को गांधी जी बैक यानी गांधी जी वापस आ गए थे और आंदोलन का नेतृत्व संभालना शुरू कर दिया था इन्होंने, ठीक है, 1917 से। और जो गांधी जी ने पहला आंदोलन लड़ा था वो चंपारण सत्याग्रह था बिहार में। और उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन था, वो था सूती मिल था, ठीक है, सूती मिल के टाइम पीरियड में 1918 में। 1917 में चंपारण लड़ा था और अहमदाबाद जो आंदोलन था 1918 का था। और खेड़ा आंदोलन था 1918 में। ये किसान आंदोलन था, ठीक है, खेड़ा आंदोलन। और असहयोग आंदोलन 1920 में। तो कई बार ये चारों ऑप्शन में आ जाते हैं और सुमिलित करना होता है कि कौन सा आंदोलन पहले हुआ था। तो जो पहले आंदोलन हुआ था चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो 1917 में चंपारण बिहार में पड़ता है ये। और गांधी जी पहला आंदोलन था, ठीक है, गांधी जी द्वारा लड़ा गया और नील की खेती के खिलाफ था। तो अंग्रेज जब किसानों से जबरन नील की खेती करा रहे थे तो गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था, जो पहला आंदोलन था उनका। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हो गया था। इसे न अपील न दलील का कानून कहा जाता है। और मोन्ट्यू चैम्सफोर्ड एक्ट पारित हो गया था। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। अगला देखते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था और 5 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन को रोकने हेतु क्या किया था? चोरा चोरी घटना हो गई थी। तो 5 फरवरी 1922 को जब चोरा चोरी घटना हुई थी गोरखपुर में, और इस घटना के बाद क्या हुआ था? 6 फरवरी को असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, ठीक है, गांधी जी ने रोक लगा दी थी उस पर। और जो 23 यानी 1923 में क्या होता है? स्वराज पार्टी की स्थापना होती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। चित्तरंजन दास में क्या थे? स्वराज पार्टी की स्थापना की और अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष के रूप में थे। 1924 में होता है बेलगांव अधिवेशन। महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र ऐसा अधिवेशन था ये जिसमें महात्मा गांधी ने क्या किया? भाग लिया, ठीक है। एकमात्र ऐसा कांग्रेस अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, बेलगांव। उसके बाद 1925 में हुआ था कानपुर अधिवेशन। तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है, 1905 से लेकर 1950 की घटनाएं। तो 1950 में हुआ था कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी। तो पहली बार जो भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इंपॉर्टेंट सवाल यूँ बनता है कि पहली बार कौन महिला थी और पहली बार कौन सी भारतीय थी? इसमें अलग अलग डिफरेंस है, ठीक है। भारतीय मूल यानी भारत में पैदा होने वाली, और विदेशी महिला अलग हो गई। जो विदेशी महिला थी वो थी हमारे एनी बेसेंट थी विदेशी महिला, ठीक है। और जो भारतीय महिला थी वो थी सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू ने 1925 कानपुर अधिवेशन में अपनी जो कांग्रेस की थी वो अध्यक्षता की थी, ठीक है। यह पहली भारतीय महिला थी जिसने क्या किया था? कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, पहली भारतीय बोला मैंने। और 9 अगस्त 1925
तो जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था ये काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 9 अगस्त 1925 को, ठीक है? इसमें जो शामिल व्यक्ति थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे और अशफाक उल्ला खां और राजेश लाहिड़ी थे। 1927 को साइमन कमीशन का गठन हो गया था, जो 1928 में क्या किया था, ये भारत आ गया था। तो 1927 को गठन होता है साइमन कमीशन का और 1928 को ये भारत आता है, ठीक है? और इस दौरान क्या क्या लगते हैं, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, ठीक है? यानी क्यों लगे थे? तो सवाल ये पूछा जाए कि साइमन कमीशन गो बैक के नारे क्यों लगे थे? जबकि ये तो भारतीयों के हित में आया था। तो इसलिए लगे थे क्योंकि इसमें क्या था, एक भी भारतीय नहीं थे, ठीक है? इसलिए क्या लगा था, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए थे। और नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, वो आई थी 1928 में और ये किसने दी थी? तो ये मोतीलाल नेहरू ने दी थी, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू में कई बार कन्फ्यूजन बनता है, तो याद रहे कि हम जो मोती रिपोर्ट आई थी वो जो ये नेहरू रिपोर्ट आई थी, वो आई थी मोतीलाल नेहरू द्वारा। अगला देखते हैं 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन, इंपॉर्टेंट है। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में की थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, ये बार पूछा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1929 में होता है, ठीक है? पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी कांग्रेस की? तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। उसके बाद दांडी यात्रा, तो 12 मार्च 1930 से शुरू होती है और 6 अप्रैल 1930 तक चलती है दांडी यात्रा, ठीक है? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ये चलती है, साबरमती से दांडी तक की। उसके बाद होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, आता है 1930 में। 1930 के बाद जो घटना प्रमुख हुआ है 1931 की, 5 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 और 31 मार्च 1931। तो जो 5 मार्च 1931 की जो घटना हुई थी, वो सारी घटनाएं 23 मार्च से और 31 मार्च इससे जुड़ी हुई है, ठीक है? तो जो 5 मार्च 1931 को जो घटना हुई थी, वो गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, ठीक है? उसके बाद 23 मार्च 1931 हुआ था, उसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो इतिहासकारों का मानना है कि यदि अगर गांधी जी चाहते, तो जो गांधी-इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, उस दिन इरविन से समझौता करके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन 23 मार्च को उनको क्या हो गई थी, फांसी हो गई थी, ठीक है? इसी दौरान अब 5 मार्च को समझौता हुआ, उसमें कोई इनको फांसी रोकने की कोई बात नहीं कही गई थी। इसलिए 23 मार्च को क्या हो गया था, इनको फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को। उसके बाद 31 मार्च 1931 में क्या होता है, कराची अधिवेशन होता है। तो कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी और इसमें महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो ये काले झंडे इसलिए दिखाए गए थे क्योंकि जब 5 मार्च को गांधी और इरविन समझौता हो रहा था, तो उस दौरान उन्होंने 23 मार्च 1931 को जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगी थी, उनकी चर्चा इसमें नहीं की थी, ठीक है? यानी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की गई थी। तो 1932 में पूना पैक्ट होता है। तो 1932 में जो पूना पैक्ट होता है, वो यरोदा जेल में होता है। यरोदा जेल में होता है, वो पुणे में है, ठीक है? यरोदा जेल। और महात्मा महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच होता है। तो महात्मा गांधी इसमें हस्ताक्षर नहीं करते हैं। तो महात्मा गांधी की तरफ से जो हस्ताक्षर करते हैं इसमें मदन मोहन मालवीय करते हैं, इंपॉर्टेंट है। और 1940 में क्या होता है, अगस्त पर प्रस्ताव आता है, ठीक है? और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और जो नारे लगाए थे इस दौरान, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को दिया था, ठीक है? अब मार्च 1946 की बात करते हैं, तो कैबिनेट मिशन आया था। तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और ये किस लिए आया था? तो संविधान सभा का निर्माण करने के लिए आया था, ठीक है? कैबिनेट मिशन 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा की जो पहली बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। 13 दिसंबर 1946, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना दिखाए तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के सामने रखी गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 13 दिसंबर को प्रस्तावना संविधान सभा के सामने किसने रखी? जवाहरलाल नेहरू ने रख दी। उसके बाद 3 जून 1947, तो माउंटबेटन योजना भी कहते हैं इसको, ठीक है? 3 जून 1947 को माउंटबेटन की घोषणा की गई थी कि भारत को स्वतंत्र कब किया जाएगा करके। तो 18 जुलाई जो 1947 को क्या हुआ था, भारत को स्वतंत्र करने के अधिनियम आएगा कहा गया था और भारत को आज़ाद करेंगे कहा था 15 अगस्त से पहले। तो 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, संवैधानिक जो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, संविधान बनाकर तैयार हो गया था, ठीक है? यानी हमारा जो संविधान बनकर तैयार हो गया था और याद है कि भारत का सबसे लंबा और जो लिखित संविधान है, वो भारत का ही है, ठीक है? पूछा जाए कि विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का संविधान है सबसे लंबा। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, ठीक है? तो गाइस हमने 50 एमसीक्यू की देख ली, एक टॉपिक डिस्कस कर लिया और 1905 से लेके 1950 तक की घटनाओं का विवरण देख लिया, जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है? तो ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? ठीक है गाइस, थैंक यू। अगली वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा।